हाँ, बजट 2025-26 की महत्वपूर्ण बातें। सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? एक बार कमेंट कर देना आप सभी लोग। तो एक सवाल तो आपका बन सकता है, एक फैक्ट टाइप का सवाल कि बजट की साइज क्या रही। बजट की साइज इस बार का जो आपका बजट है 2025-26 बजट 2025-26 के अगर साइज की बात करेंगे, अगर कहीं एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि बजट की साइज क्या है, तो वो है 50.65 लाख करोड़। 50.65 लाख करोड़ ये बजट की साइज है, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बनता है। उसके बाद आगे मूव करेंगे हम लोग और बजट की समरी को देखेंगे। बजट की समरी को, समरी में क्या देखेंगे कि सरकार की जो आमदनी होगी, ठीक है, अब आमदनी होगी दो भाग में होती है, एक रेवेन्यू रिसीट होता है और एक कैपिटल रिसीट। तो किधर से क्या क्या आएगा, कितना कितना आएगा, वो चीजें आप इसमें देखेंगे, यानी कि राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं और कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं। अच्छा, बजट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप सभी को पता ही होगा कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो उसमें 4 कॉलम देखने को मिलते हैं। एक तो अगर यहां से हम लोग बात करें, जैसे प्रेजेंट से बात करें, है ना, तो अभी जो बजट पेश किया गया इसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए, इट मींस 2025 से लेकर के 2026 तक के लिए, टाइम भी लिख लो, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। तो एक तो ये रहेगा कि सरकार जो है टारगेट बनाती है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना किधर खर्च करना है, कैसे कैसे कहां से आमदनी होगी सरकार की। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जो बजट, अच्छा इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे बीई, बजट एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। उसके बाद क्या रहेगा? एक होता है बजट एस्टिमेट लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि अभी तक चल रहा है, जैसे फरवरी में बजट पेश हुआ तो ये मार्च तक चलेगा, है ना? पिछले साल जो बजट पेश किया गया था वो 31 मार्च तक अभी चलेगा। तो जो 2024-25 का बजट था उसमें बजट एस्टिमेट, और इसके बाद इसमें रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है 24-25 में। जैसे हुआ ये कि मान लीजिए 2024-25 में बजट पेश किया गया था, और ऐसा हो सकता है कि उस टाइम किसी भी योजना के लिए सरकार ने जो फंड एलोकेशन किया, मान लीजिए 80,000 करोड़ कर दिया, 60,000 करोड़, कुछ भी ऐसे कर दिया, तो ऐसी एक संभावना बनती है कि हो सकता है उसमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े, सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना हो, जरूरत हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बजट को क्या किया जाता है? रिवाइज्ड किया जाता है, ठीक है ना? सो उसे क्या बोलेंगे? रिवाइज्ड एस्टिमेट बोलेंगे। और उसके बाद देखेंगे आगे, एक क्या होता है उसके भी पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्या रहेगा वहां पे? एक्चुअल, है ना? अभी जैसे जो ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है, यही अगले साल क्या बन जाएगा? एक्चुअल बन जाएगा। इतनी बातें आपने समझ ली होंगी। सो बजट 2025-26 की अगर बात करें तो 25-26 में गवर्नमेंट ने जो अनुमान लगाया है रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए, यानी कि राजस्व प्राप्तियां के लिए, वो कितना है? 34,20,409 करोड़ रुपए, ये राजस्व प्राप्तियां होंगी। वहीं पूंजीगत प्राप्तियों की बात करेंगे तो ये है 16,44,936 करोड़ रुपए। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि राजस्व प्राप्तियां ज्यादा हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, रेवेन्यू रेसिप्ट्स ग्रेटर देन कैपिटल रेसिप्ट्स, ठीक है ना? सरकार की राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों से ज्यादा हैं। उसके बाद अब इसमें देखो, एक तो आपका हो जाएगा टैक्स रेवेन्यू और दूसरा हो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इतना भी डिटेल में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, सो इसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो चीजें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं उनको थोड़ा सा आप जो है अपने माइंड में बना के रखिएगा, याद करके रखिएगा। सो टोटल रेसिप्ट की बात करेंगे
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट को हमेशा बैलेंस दिखाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखो तो जो टोटल प्राप्तियां हैं, चाहे वो कैपिटल को आप ले लो और साथ में रेवेन्यू को लो लो, दोनों आप जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सरकार का प्रयास ही होता है ना कि दोनों को जोड़ के हमको दिखाना है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो उधार वगैरह भी सरकार लेगी उसको बराबर करने के लिए, है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बजट पेश किया जाता है वो हमेशा घाटे का बजट होता है। और ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि जितने भी मोस्टली जितने भी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी है, वहां पे जो बजट पेश किया जाता है वो घाटे का बजट होता है। इसका मतलब क्या कि जरूरत हमारे पास ज्यादा होती है और यानी कि हमको खर्च ज्यादा करना पड़ता है और आमदनी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा बजट को बैलेंस दिखाने के लिए, ठीक है। तो पहली स्लाइड में आपने ये चीजें देखा कि सरकार जो प्राप्तियां सरकार की जो होंगी उसमें राजस्व प्राप्तियां कितना होंगी और पूंजीगत प्राप्तियां कितना होंगी। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, एक्सपेंडिचर पे बात करते हैं। तो ये है टोटल एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जितना आमदनी होगा उतना खर्च दिखाते हैं हम लोग बैलेंस बजट दिखाने के लिए, जबकि होता है हमारा घाटे का बजट, ठीक है ना। अब इसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय हो गया कितना है, राजस्व घाटा वगैरह तो अभी आगे अलग से देखेंगे। बट अगर इसका अमाउंट देखना हो तो आप देख सकते हो, लेकिन अमाउंट पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल जैसे जैसे पूछे जाते हैं आपके यूजीसी नेट में वो भी बताता चलूंगा, और पीजीटी वगैरह में भी जो पूछे जाएंगे वो भी बताता चलूंगा। तो नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है ना। दो चीजें आप देखना, एक तो देखना कि 2025-26 के लिए अगर सरकार 1 रुपए प्राप्त कर रही है, यानी सरकार 1 रुपए सरकार के पास आ रहा है, तो वो कहां कहां से आ रहा है। और दूसरी चीज लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024-25 का जो बजट था उसमें क्या स्थिति रही थी, ठीक है ना। और यहां से देखो यूजीसी नेट में तो हमेशा सवाल पूछा जाता है, कभी कभी वो मैच करने के लिए दे देते हैं और कभी कभी डायरेक्ट दे देते हैं, कभी कभी क्रोनोलॉजी, वो तमाम तरीके के सवाल बना सकते हैं। याद क्या रखना होता है, याद रखना होता है कि गवर्नमेंट यानी सरकार के पास हमारे अगर 1 रुपए आ रहा है, सबसे ज्यादा शेयर किसका है, किधर से सबसे ज्यादा आ रहा है। मोस्टली उस क्वेश्चन के ऑप्शन में एक तो रहता है कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी। इन्हीं तीन में क्या होता है, ऊपर नीचे होता है और यहीं से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इसका भले ही आप देख रहे हो सबसे ज्यादा परसेंटेज है, बट ये जल्दी देखने को मिलता नहीं है एग्जाम के ऑप्शंस में, बट याद रखना आप। सो नंबर 1 की बात करेंगे तो नंबर 1 पे क्या है, बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। यहां से कितना परसेंट आ रहा है, 24%, यानी 24 पैसे। अगर 1 रुपए सरकार की आमदनी हो रही है तो 24 पैसे किधर से आएगा, बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। अब सेकंड नंबर पे जो है उसको ध्यान से याद रखना है। सेकंड पे इस बार क्या है, इनकम टैक्स। कितना, 22 इनकम टैक्स, याद रखना सेकंड, ठीक है ना। लास्ट टाइम की बात करेंगे तो लास्ट टाइम पे भी इनकम टैक्स जो था वो सेकंड पे ही था, बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज फर्स्ट पे ही थी, ठीक है। 25-26 में अब बात करें अगर कॉर्पोरेशन टैक्स और जीएसटी। कॉर्पोरेशन टैक्स पिछले वित्तीय वर्ष में जिस स्थान और स्थिति पे था, इस वित्तीय वर्ष में भी उसी स्थिति और स्थान पर है, ठीक है ना, उसी स्थिति और स्थान पे है। तीसरे स्थान पे कॉर्पोरेशन टैक्स, यहां पे भी नोट कर लेना थर्ड पे। फोर्थ पे क्या है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बदलाव क्या हुआ है, पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार इनकम टैक्स से 19 पैसे जुटाने के लिए बोली थी कि हाँ 19 पैसे इनकम टैक्स से आएंगे। इस बार कितने आएंगे, 22 पैसे आएंगे। यानी सरकार को यह अनुमान है कि इस बार हम इनकम टैक्स से ज्यादा पैसे प्राप्त करने वाले हैं। वहीं जीएसटी की बात करेंगे तो पिछली बार भी 18 पैसे और इस बार भी 18 पैसे। कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करेंगे, पिछली बार भी 17 और इस बार भी 17। बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज की बात करेंगे तो पिछली बार 27, इस बार 24। ये जो चीजें मैंने आपको बताई इनका आपको क्रम याद रखना है, ठीक है ना, क्रम याद रखेंगे और शेयर भी याद रखेंगे कि अगर 1 रुपए में पूछ लिया कि इनकम टैक्स से कितना अनुमान है सरकार को, तो 22 पैसे आप बोल सकते हो, है ना, ये चीजें।
इसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि सरकार अगर 1 रुपए खर्च कर रही है ना, 1 रुपए अगर खर्च कर रही है सरकार, तो किधर किधर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। पहली चीज इसमें देखना, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। करों और शुल्कों में जो राज्यों को हिस्सा दिया जाता है वो नंबर 1 पे है। यहां पे भी यानी पिछले वित्तीय वर्ष में भी वो क्या, नंबर 1 पे था। पिछले वित्तीय वर्ष में 21 पैसे था, इस बार 22 पैसे है, यानी आप कह सकते हो कि इस बार थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, सरकार ने ऐसा बोला हुआ है। उसके बाद की कहानी, सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि ब्याज भुगतान। कई बार यह सवाल पूछा गया है, कई बार यह सवाल पूछा गया है। ब्याज भुगतान सेकंड नंबर पे है। यहां पे सेकंड नंबर पे क्या था, यहां पे भी सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट ही था, यानी कि ब्याज भुगतान ही था, इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं उनके लिए 16 पैसे है ना, थर्ड और थर्ड। उसके बाद जो है स्थितियां वो मिली जुली हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन पे देखेंगे तो 8 पैसे, और यहां पे देखा जाए तो 9 पैसे खर्च किए जा रहे थे। और इसी प्रकार से अन्य व्यय 8 पैसे, फाइनेंस कमीशन 8 पैसे, तो इसको भी आप फोर्थ पे ले सकते हो। डिफेंस को फोर्थ पे ले सकते हो। इसी प्रकार से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 8, अदर एक्सपेंडिचर 8। तो ये क्रम है पूरा, और यही चीज आपको 1 2 3 ऐसे करके याद रखना है ना। मोस्टली देखो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट वाला है ना, ये आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इतनी चीजें हो गई ना। हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आप चाहेंगे तो इसका प्रिंट भी निकाल लेंगे, और प्रिंट से आप जो है पढ़ पाएंगे। क्योंकि आने वाले 1 साल तक जो भी एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम में अगर बजट से कोई सवाल आएगा तो इसी नोट्स से आएगा, और आप उसको सही करके आएंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है घाटों से, घाटों से बात करते हैं। मैक्सिमम जो सवाल पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं मैच करने के लिए। आपको क्या देखना है, फिस्कल डेफिसिट क्या टारगेट है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या टारगेट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या टारगेट है, और प्राइमरी डेफिसिट का क्या टारगेट है। यानी कि राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य है, सरकार कितना राजकोषीय घाटा अनुमान लगा रही है 2025-26 में। इसी प्रकार से राजस्व घाटे का कितना अनुमान है 2025-26 में, प्रभावी राजस्व घाटे का क्या अनुमान है, और प्राथमिक घाटे का क्या अनुमान है। अब यहां से एक सवाल और भी बन सकता है, वो हो सकता है आपको अरेंज करने के लिए दे दें। सो याद रखना, इसके अकॉर्डिंग फिस्कल डेफिसिट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू डेफिसिट इज ग्रेटर देन प्राइमरी डेफिसिट इज ग्रेटर देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे ज्यादा कौन सा घाटा, राजकोषीय घाटा, उसके बाद राजस्व घाटा, उसके बाद प्राथमिक घाटा, और सबसे लास्ट में क्या, प्रभावी राजस्व घाटा। इनकी वैल्यू भी याद रखेंगे। राजकोषीय घाटे का क्या टारगेट है, 4.4% ऑफ टोटल जीडीपी, यानी हमारी जीडीपी का 4.4%। एफआरबीएम एक्ट 2003 में टारगेट किया गया था कि हम इसको 3% ऑफ टोटल जीडीपी पे लेकर के आएंगे। एफआरबीएम एक्ट 2003 में ये टारगेट किया गया था कि हम फिस्कल डेफिसिट को कितना लेके आएंगे, 3% ऑफ टोटल जीडीपी पे लेके आएंगे। लेकिन अभी ये टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। कुछ ना कुछ इकोनॉमी में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिस वजह से इसको अभी तक अचीव नहीं किया जा सका है। लेकिन सरकार बराबर से प्रयास कर रही है कि कितना जल्दी इसको अचीव कर लिया जाए, है ना। और राजकोषीय घाटा जो होता है ना, किसी भी इकोनॉमी के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि अगर जिस अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा कंट्रोल में है, उस अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है। तो एक तो आपने क्या देख लिया, एक आपने देख लिया कि 25-26 का क्या टारगेट है, और 24-25 का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है इसको भी थोड़ा सा देख लेना। क्योंकि जो 24-25 का जब बजट आया था तो वहां पे राजकोषीय घाटे को रखा गया था 4.9% पे, लेकिन अभी रिवाइज्ड एस्टीमेट में उसको क्या 4.8% कर दिया गया है। यानी राजकोषीय घाटा थोड़ा सा कंट्रोल है, सरकार ने जो अनुमान किया था उससे थोड़ा सा कंट्रोल में है। राजस्व घाटे की बात करेंगे, सरकार ने सोचा था 1.8% रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ रहा है और 1.9% पे जा रहा है।
और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा 0.6% सरकार ने टारगेट किया था टोटल जीडीपी का, लेकिन ऐसा अनुमान है कि थोड़ा सा बढ़ करके ये 1% के आसपास रहने वाला है। वहीं बात करेंगे प्राथमिक घाटे की यानी कि प्राइमरी डेफिसिट की, गवर्नमेंट ने टारगेट किया था 1.4, जबकि 1.3 ये रहेगा, ऐसा अब रिवाइज्ड एस्टिमेट में बोला गया है। तो इतनी चीजें आप मोटा मोटा घाटों से समझ के रखेंगे, यानी बजट के घाटों से। और जो ये क्रम बोला है इसको भी थोड़ा सा याद रखना कि फिस्कल डेफिसिट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू डेफिसिट इज ग्रेटर देन प्राइमरी डेफिसिट इज ग्रेटर देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इतनी चीजें हो गई। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजकोषीय घाटा ठीक ठाक स्थिति में चल ही रहा है, यानी हमारे अर्थव्यवस्था में चीजें ठीक नहीं है, उधार वगैरह लेना ही पड़ेगा। कहां से कैसे उधार लिया जाएगा ये उसका आंकड़ा है, जो कि आमतौर पे परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने इसको पीडीएफ में शामिल इसलिए कर दिया है कि मान लीजिए कहीं कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाए तो आपको कहीं और ना खोजना पड़े और इसी नोट्स में आपको ये देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये घाटे की प्रवृत्तियों का आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट, और इसमें आप यही देखेंगे कि एक टाइम ऐसा था हमारी इकोनॉमी में कि फिस्कल डेफिसिट जो है 9.2%, 2021 की बात कर रहे हैं, और अभी देखो धीरे धीरे ये कम हो करके अब हम लोग 4.4% को टारगेट किए हुए हैं और उम्मीद है अचीव भी कर लेंगे। वहीं पे आप देखोगे 2018-19 के पास क्या स्थिति थी, 3.4% पे आ गए थे। सोचो हमारा टारगेट कितना है, टारगेट है अपना 3%, 3.4 तक आ गए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से स्थितियां खराब हुई, कोविड वगैरह आता है और फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, जो भी सरकार की प्राप्तियां होनी है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं राजस्व प्राप्तियों की यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। अब इसमें देख सकते हो आप जानने और समझने के लिए कि कॉरपोरेशन टैक्स से कितना प्राप्त होगा, इनकम टैक्स से कितना प्राप्त होगा, सीमा शुल्क से कितना प्राप्त होगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितना प्राप्त होगा, सर्विस टैक्स से यानी कि सेवा कर से कितना प्राप्त होना है, जीएसटी से कितना प्राप्त होना है, वो सारा आंकड़ा है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। अगर आप याद रख पाए तो ज्यादा से ज्यादा निगम कर, आयकर और जीएसटी, निगम कर, आयकर और जीएसटी, ये तीन चीज याद रख लेना अगर रख पाए तो। अदरवाइज ये पूरा जो भी डाटा है ये आपको सिर्फ देखने के लिए है, समझने के लिए है, बाकी इतना आंकड़ा किसी को याद रह नहीं पाएगा। एग्जाम के जस्ट पहले अगर आप नंबर इतना याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में यहां से बन सकता है कि जो भी सरकार प्राप्त करती है टैक्स रिसिप्ट यानी कि कर प्राप्तियां, है ना, एक तो होता है ना टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स का शेयर कितना है और इनडायरेक्ट टैक्स शेयर कितना है। तो आप देख सकते हो 25-26 के लिए जो टारगेट है, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जो है ज्यादा है किससे, इनडायरेक्ट टैक्स से। बस यही समझने वाली बात है कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सरकार का व्यय थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत सरकार का जो व्यय होना है अब उसमें कहाँ पे कैसे होगा। जैसे कि पूछ लिया कभी कि केंद्र क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं उस पे कितना होना है, केंद्र के अन्य व्यय हैं वो कितना होना है, ठीक है ना, वित्त आयोग अनुदान कितना है, ये दो तीन अगर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं तो देख सकते हैं। नहीं तो ये पूरी कहानी देखिए, और कहीं जरूरत होगा तो इन आंकड़ों का आप यूज कर देना क्योंकि नोट्स आपको मिल जाएगी। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट, सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय, और इसमें पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो चर्चा में रहता है, सो देखेंगे तो इस बार भी इसमें वृद्धि की गई है। तो एक चीज ये देख लेना यहां से, ठीक है ना। अब ये जो है कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय की संरचना, व्यय की संरचना में आप देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन को कितना प्राप्त हो रहा है, यानी कितना फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया जा रहा है, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उनको कितना दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे है कि जो एक्सपेंडिचर सरकार करेगी वो कैसे कैसे किधर किधर करने वाली है। फिर अब जो एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, यानी कि जो सरकार खर्च कर रही है वो कहाँ कहाँ कितना कितना। अब जैसे देखो पेंशन, पेंशन पे कितना खर्च हो रहा है, रक्षा पे कितना खर्च हो रहा है, उर्वरक हमेशा चर्चा पे रहता है ना कि उर्वरक में काफी ज्यादा जो है सरकार सब्सिडी वगैरह देती है।
तो ये उर्वरक का आपका हो गया, ठीक है ना। अब उर्वरक में देखो खाद्य हो गया, पेट्रोल, उर्वरक के साथ फिर क्या, ये सब्सिडी देखना, सब्सिडी। सब्सिडी में देखो मोस्टली हमेशा से सुर्खियों में क्या रहता है कि उर्वरक पे सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है, और सही बात भी है। तो एक तो आपका उर्वरक पे हो गया, उसके बाद खाद्य पे हो गया, और फिर उसके बाद क्या, पेट्रोलियम पे हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कृषि और संबद्ध जो क्रियाकलाप हैं उनके लिए कितना खर्च हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है ना, 1,28,650 करोड़ रुपए। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना, एजुकेशन वाला आप याद रखना, याद रख लोगे, कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। 1,28,650 करोड़ रुपए सरकार ऐसा अनुमान करी है कि 2025-26 में जो है शिक्षा पे खर्च करेगी। उसी प्रकार से एनर्जी पे देखेंगे तो 81,174 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। और वित्त पे देखेंगे तो 62,924, स्वास्थ्य पे देखेंगे 98,311, और गृह पे देखेंगे तो 2,33,211। ये छोटे मोटे कुछ आंकड़े हैं, इसमें एजुकेशन वाला याद रखना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद एक, क्योंकि आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो थोड़ा सा रूरल डेवलपमेंट वाला देख लेना कि इस पे सरकार कितना खर्च करने को टारगेट करी है, 2,66,817 करोड़ रुपए, ठीक है ना। उसके बाद बस इतना बहुत है, इतने में आपका काम हो जाना चाहिए। अब जो एक महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है कि सरकार जो प्रमुख योजनाओं पे व्यय करती है। अब इसमें देखो एक टाइम ऐसा होता था कि सवाल पूछ लिए जाते थे कि मनरेगा पे कितना खर्च हो रहा है, तो मान लीजिए कि ऐसे अगर कोई सवाल पूछे जाए, इसलिए आप इन चीजों को याद रखना, ठीक है ना, इसलिए आप इन चीजों को क्या याद रखेंगे। यहां तक हो गया। चलो, तो अब देखो पहली चीज, देखो कई सारी योजनाएं हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैंने मेन मेन योजनाओं को लिया है जो आप याद रख पाए या आपके एग्जाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण है। अब जैसे एक जो पीएम श्री है, अक्सर चर्चा में रहता है, तो पीएम श्री को तो याद रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है ना, पीएम श्री को याद रखेंगे ही रखेंगे। 7,500 करोड़ रुपए। पीएम पोषण, पीएम पोषण इनको कितना मिलेगा, 12,500 करोड़ रुपए, ठीक है ना। उसके बाद हाँ, यहां से दो चीज याद रखना, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देख लेना आप आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत कितना, 9,406 करोड़ रुपए, ठीक है। और भी आप याद कर पाओ अच्छी बात है, जो मेन मेन है जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर यहां से आप देख लेना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए 19,794 करोड़ रुपए। हाँ, ये मनरेगा कई बार पूछा गया है तो फिर से इसको देख लेना, 86,000 करोड़ रुपए, 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 19,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो है 54,832 करोड़ रुपए। तो पिछले वित्तीय वर्ष में 54,500 फंड एलोकेशन का अनुमान किया गया था, बट हुआ ये कि जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है 24-25 का, उसमें देखो ये कम हो गया है ना, 32,426। और इस बार वाले बजट में क्या टारगेट करें हैं कि इस बार वाले बजट में कितना खर्च करेंगे, 54,832। अच्छा, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मेरे पीछे छुप गया है। चलो नोट्स मिलेगी तो देख लेना, मैं बोल दे रहा हूं तो थोड़ा सा आप सुन के भी चीजों को समझ पा रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फसल बीमा योजना, ये आप याद रखेंगे 12,242 करोड़ रुपए। पीएम आशा, जो हाईलाइटेड स्कीम्स है ना उनका फंड एलोकेशन देख लेना। इसी प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि 63,500 करोड़ रुपए। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, ये कितना है, ये है 2,03,000 करोड़ रुपए, बड़ा अमाउंट है। अब देखो बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है, उसके लिए भी 100 करोड़ दे दिया है, चलो भाई ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2,954 करोड़। पीएम विश्वकर्मा 5,100 करोड़ रुपए। कुसुम, है ना, कुसुम के लिए कितना, 2,600 करोड़ रुपए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2,000, सॉरी 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए।
उसके बाद है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। एलपीजी के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है ना, आप सिलेंडर वगैरह भरवा के आते होंगे तो कुछ ऐसे 48-49 रुपए की सब्सिडी प्राप्त होती है, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए है। और जो गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन वगैरह दिए जाने की एक योजना शुरू करी गई थी, उसके लिए 9100 करोड़ रुपए है ना। तो कनेक्शन पे देखो अच्छा खासा अमाउंट खर्च हो रहा है ना। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो प्रमुख योजनाओं पे जो देखना था वो मैंने बता दिया। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सभी आप देख के परेशान हो जाएंगे। अब देखो एक चीज और, जब भी बजट पेश किया जाता है तो जो मैंने आपको बोला ना एफआरबीएम एक्ट होता है ना, एफआरबीएम एक्ट 2003, एफआरबीएम एक्ट 2003, और टारगेट किया था 3% ऑफ टोटल जीडीपी फिजिकल डेफिसिट को लेकर के आना। सो यहाँ पे बताया गया है कि 25-26 में फिजिकल डेफिसिट 4.4% रहेगा, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5, प्राइमरी डेफिसिट 0.8%, टैक्स रेवेन्यू 12% रहेगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.6 और सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 56.1। ये जो हाईलाइट किया है इसको याद कर लेना। ये जो चीजें मैंने हाईलाइट किया है इसको भी आप क्या याद कर लेंगे, यहां से भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो मैंने देखो आंकड़ों के साथ खेल किया कि जो बजट पेश किया गया उसमें सरकार ने जो आंकड़े दिए, ऐसे आंकड़े जहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते थे। अब जो बात होगी वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात होगी कि इस बजट में क्या क्या बोला गया, क्या क्या मेन मेन समरी थी। जैसे इस बजट की बात करेंगे ना, तो इस बजट में बताया गया कि फोकस करने वाले हैं कहाँ पे। सरकार ने ऐसा बोला कि हम फोकस करेंगे, एक तो करेंगे एग्रीकल्चर पे, ठीक है, एमएसएमई पे, इन्वेस्टमेंट पे और एक्सपोर्ट्स पे, ठीक है। और इसको सरकार ने बोला कि ये क्या है, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास है, विकास के इंजन है ये। विकास के इंजन क्या क्या है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ठीक है। और इस क्रम में सरकार जो है फ्यूल रिफॉर्म्स करेगी, ठीक है ना, विकसित भारत के लिए रास्ते को तैयार करेगी। ये सब अपने तमाम तरीके बताए हैं ना। इन्होंने एक अनुमान लगाया कि 2047 तक हमारी इकोनॉमी जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगी, है ना। अब इसमें इन्होंने बात किया है एक्सेलरेट ग्रोथ, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इनहैंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, ठीक है। ये चीजें सरकार ने फोकस किया, तो यहां से तो कम चांस है सवाल बनने का। उसके बाद देखो डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। आपने एक नाम सुना होगा, जैसे अब देखो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है GYAN, हिंदी में बात करें क्या, ज्ञान। पूछ लिया ज्ञान का फुल फॉर्म बताइए, है ना। क्या है, जी से गरीब है, वाई से यूथ है, ए से अन्नदाता है और एन से क्या है, नारी है। तो एक तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है ना। अब इसमें इस ज्ञान के अंतर्गत सरकार कहां कहां ध्यान दे रही है। अब देखो कहां पे ध्यान दे रही है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को क्या फायदा पहुंचाने के लिए है ये, ठीक है ना। इसी प्रकार से इनहैंस क्रेडिट थ्रू केसीसी, केसीसी में अभी जो लिमिट 3 लाख की थी उसको बढ़ा करके 5 लाख तक कर दिया गया, यानी किसान भाई 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, ऐसे बीज जिनमें उत्पादकता ज्यादा हो उनको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन जो होता है रुई, है ना, सूत जिससे बनते हैं धागे वगैरह, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया जाएगा। मखाना बोर्ड इन बिहार, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये चीजें किस लिए हैं, ये चीजें हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, किसानों को क्या क्या सहायता मिल सकती है उससे संबंधित, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर इन पल्स, दालों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए भी सरकार ध्यान दे रही है, ठीक है। और इन्होंने एक 6 साल का मिशन लॉन्च किया है, स्पेशल फोकस ऑन
तूर, उड़द एंड मसूर। तूर मतलब जो आप अरहर की दाल खाते हैं, उड़द तो जानते ही होंगे और मसूर भी जानते होंगे। इसी प्रकार से इंडियाज पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इस पे ध्यान दे रही है सरकार कि कैसे रूरल कम्युनिटी हब कोलोकेशन यानी कि रूरल कम्युनिटी हब बनाने की चर्चा। क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो इंटरप्राइजेज, ऋण तो देने के लिए सरकार बहुत दिन से बाहें फैला के खड़ी है, जिनको ऋण चाहिए लो, बस नौकरी नहीं मांगना, है ना। किसान को ऋण चाहिए, स्टार्टअप के लिए ऋण चाहिए, एमएसएमई के लिए ऋण चाहिए, सबको ऋण मिलेगा, सबको लोन मिलेगा। तो ये वो चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं। सपोर्टिंग एमएसएमई एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया, क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड का प्रावधान, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स, पहली बार जो किसी उद्योग को शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी एक योजना का प्रावधान है, ठीक है ना। फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड न्यू स्कीम टू बी लॉन्च्ड टू प्रोवाइड देम लोन्स अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 2 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। किनको किनको मिलेगा? महिलाओं को मिलेगा, शेड्यूल कास्ट वालों को मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब्स वालों को मिलेगा, ऐसे लोगों को जो कि नया नया शुरू कर रहे हैं, कोई भी क्या अपना नया उद्यम शुरू कर रहे हैं उनके लिए। ओके, अब देखो उन कहानियों के साथ साथ अभी जिस स्लाइड पे मैं आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहा हूं, ये तो मान लो आपकी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, एमएसएमई, इसका क्लासिफिकेशन अभी 2020 में चेंज हुआ था और उसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे, ये मुझे लग रहा है कि स्लाइड आपको नहीं दिख रही होगी ना, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं फिर दिखेगी। हाँ, यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं क्योंकि असली कहानी तो यहीं पे छुपी है ना। चलो, वेट वेट वेट, तो एमएसएमई का जो परिभाषा है आप कह सकते हो वो 2020 में एक बार चेंज किया गया था और फिर से उसमें परिवर्तन किया गया है। आजकल जो एमएसएमई में उद्योग का निर्धारण किया जाता है, चाहे वो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म उद्योग की बात करेंगे, लघु उद्योग की बात करेंगे या मध्यम उद्यम की बात करेंगे, तो दो तरीके हैं। एक तो उसमें देखते हैं इन्वेस्टमेंट और दूसरा देखते हैं टर्नओवर। अभी वर्तमान समय में ऐसे उद्यम जिनमें निवेश 1 करोड़ रुपए तक का हो और टर्नओवर 5 करोड़ हो, उनको हम लोग कहते थे क्या कि ये सूक्ष्म उद्योग है। उसमें अब लिमिट बढ़ा दी गई है और अब जो रखा गया है वो रखा गया है कि ऐसे उद्यम जिनमें इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ हो और जिनका टर्नओवर 10 करोड़ हो, उनको हम क्या मानेंगे? उनको हम माइक्रो इंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म उद्योग मानेंगे। लघु उद्योग अब किसको मानेंगे? जिनमें इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ हो और टर्नओवर 100 करोड़ हो। और मध्यम उद्योग किसको मानेंगे? जिनमें इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ रुपए हो और टर्नओवर 500 करोड़ रुपए। तो ये जो डिफिनेशन है आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये करंट की परिभाषा है, वर्तमान समय में जो चल रहा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के निर्धारण के लिए, ठीक है। टर्नओवर कितना रहना है और इन्वेस्टमेंट कितना, और ये जो चीज है यह रिवाइज्ड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद रखना, ठीक है। यहां से सवाल पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, तो इसमें कोई भी लापरवाही आप नहीं करना। ओके, कोई भी लापरवाही इसमें आप नहीं करेंगे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपने इसको देख लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, और इसके तहत क्या? सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज, 6 नए आईआईटीज बनाने की बात की गई है। मेडिकल में 10,000 सीटों की संख्या में वृद्धि करने की बात की गई है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ जीवन रक्षक दवाएं थी, उनके मूल्य वगैरह को कम करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च करी जाएगी। ये चीजें जो है की गई हैं इस बजट में। इसके अलावा क्या? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेटअप विथ ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप्स, ये चीजें शुरू की जाएंगी, ठीक है ना।
अटल थिंकरिंग लैब बनाया जाएगा। अब ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा आपके यूजीसी नेट वगैरह में या पीजीटी वगैरह में नहीं पूछे जी। आंकड़ों का खेल समझ के रखना, और जो बहुत हाईलाइटेड चीज है उनको आप ध्यान रखना। ये नोट्स है, आपको मिलेगी, आप एक बार देख लें। इसके बाद आगे देखो, इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन में सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन टू अचीव 100% कवरेज, द मिशन एक्सटेंडेड 2028, है ना, 2028 तक 100% मिशन, 100% कवर करना है किसको, जल जीवन मिशन को। और कुछ राज्य ऐसे हैं, अभी आपको बताने वाला हूं, जिन्होंने कवर कर लिया है 100%, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो अभी कवर नहीं कर पाए हैं। उसके बाद क्या, पावर सेक्टर रिफॉर्म। पावर सेक्टर रिफॉर्म में भी सरकार ने कुछ टारगेट बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीएम रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, टू प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटीज एंड आईआईएससी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रिसर्च करने के लिए एक पीएम रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, ज्ञान भारत मिशन, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, चलो ये चीजें आप छोड़ सकते हो। उसके बाद प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, निर्यात को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बनाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से भारत ट्रेड नेट, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, ये चीजें एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए तैयार करी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, ये क्या है, ये है फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड पीपल इन रूरल एरियाज। तो एक चीज ये देखना। उसके बाद फिर क्या आगे इसमें आप एफ, हाँ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका यहां से मिलेगा, देखो हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। FDI limit for insurance sector will be raised from 74% to 100%। याद रखना, FDI की लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर यानी कि बीमा क्षेत्र में अभी 74% थी, उसको बढ़ा करके कितना, 100% कर दिया गया है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पीजीटी लेवल के एग्जाम में भी पूछ सकता है, यूजीसी लेवल के एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक चल रहा है सब कुछ ना? ओके, एक बार कमेंट करके बताना आप लोग, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं। नेक्स्ट, टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में क्या है इस बजट में, चेंजेस इन द डायरेक्ट टैक्स एंड प्रपोजल टू, हाँ, अब आप सभी जानते ही हैं, आपने न्यूज वगैरह में देख ही लिया होगा कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसके लिए क्या, न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। सो जैसे ही आएगा उस पर भी हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या है, एक हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलाइंस इंडेक्स ऑफ स्टेट, चलो ये चीजें छोड़ो। जन विश्वास बिल 2.0 आएगा, है ना, इतनी चीजें हो गई। अब देखो, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स, 7 जो टैरिफ थे उनको हटाया गया है। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, एक से अधिक सेस या सरचार्ज नहीं लगेगा। ये चीजें जो है रिफॉर्म करी जा रही हैं टैरिफ वगैरह में। मेक इन इंडिया को ध्यान दिया गया, और इसमें जो है, अच्छा साधारण में बता देता हूँ, जो एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, इनके रेट वगैरह थोड़ा सा अब आपको कम देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कोई भी एक बार जब टेलीविजन वगैरह खरीद लेता है, एक तो वैसे आजकल कोई खरीदता ही नहीं, क्योंकि सभी लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी ने खरीद भी लिया है तो दोबारा जल्दी खरीदता नहीं है, तो थोड़ा सा इसके रेट कम देखने को मिलेंगे। लिथियम आयन बैटरी वगैरह थोड़ी सी सस्ती होंगी, तो लोगों ने कहा मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएंगे, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट और लेदर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट वगैरह थोड़ा सा इनको छूट मिल रही है, मान लो, है ना, ये चीजें हो गई। अब देखो, एक्सपेंडिचर ऑन मेजर्स आइटम, जो विभिन्न क्षेत्र हैं उस पे कितना क्या खर्च होना है, थोड़ी देर पहले भी आपसे चर्चा किया था, वही चीजें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। सो एजुकेशन वाला याद रखना, मेन मेन जो चीजें हाईलाइट है, एजुकेशन याद रख लेना, मन हो तो एग्रीकल्चर याद रख लेना, हेल्थ याद रख लेना, इतना बहुत है, ठीक है।
अर्बन डेवलपमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, ये चीजें हैं जो कि करोड़ रुपए में दर्शाती हैं। बस बजट की कहानी यहाँ से आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और अगर आप यूजीसी वगैरह की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।